हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक और दोस्तों ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में दूसरा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर, और यह अध्याय में पेज नंबर 7 से 9 पर जो इंफॉर्मेशन दी है पूरे अध्याय को कवर करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी शामिल करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वीडियो बनाया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक एनसीईआरटी की नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, और आज हम दूसरे अध्याय की बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। यह अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके आंतरिक और बाह्य भाग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? तो दोस्तों यह अध्याय में हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। यहाँ सबसे पहले तो चित्र को देखिए कि पृथ्वी की यह बाहरी सतह को परपटी कहते हैं, और परपटी पर ही सारा स्थल मंडल स्थित है। और यहाँ हमारा पृथ्वी का केंद्र, और यहाँ पर लिखा है आंतरिक क्रोड, यानी कि यह अंदरूनी भाग को आंतरिक क्रोड कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। दोस्तों आपने कांदा तो खाया ही होगा, प्याज, ओके। तो प्याज की तरह हमारी पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। चित्र 2.1 को देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में। दोस्तों यह चित्र दिया गया है। हमारी पृथ्वी भी यह प्याज की तरह एक के बाद एक परतों से बनी हुई है, ओके। और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, और इसको परपटी कहते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है। क्या? यह परपटी सबसे पतली परत होती है। और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि जहां पर यह समुद्री सतह है वहां पर यह जो परपटी है उनकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर की है, लेकिन महाद्वीपीय संहति में यह जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर की है। आंसर बताइए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी समुद्री सतह में कितने किलोमीटर तक होती है? तो समुद्री सतह में यह परपटी की थिकनेस मैंने कितनी बताई? 5 किलोमीटर की बताई। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। याद रखना दोस्तों, हमारी पृथ्वी की यह महाद्वीपीय संहति कौन कौन से खनिजों से बनी हुई है? सिलिका एवं एल्यूमिना, इसीलिए इसे Cl। तो Cl दोस्तों दो शब्दों से बना है। C यानी कि सिलिका, L से बनता है एल्यूमिना। तो हमारी महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl कहा जाता है। C से सिलिका, L से एल्यूमिना। तो महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी हुई है। क्या दोस्तों? मैग्नीशियम की बनी हुई है। दोस्तों यहाँ हमें दोनों के बीच क्या भिन्नता है वो स्पष्ट कर लेना है कि हमारी महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, लेकिन महासागर की जो परपटी है वो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसीलिए इसे सी में
तो सीमे का पूरा नाम होता है सी यानी कि सिलिका, में से बनता है मैग्नीशियम। तो यह महासागर की प्रॉपर्टी सीमे से बनी है यानी कि सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। चित्र 2.2 को देखें, यहाँ 2.2 चित्र है। तो हमारी यहाँ जो महाद्वीपीय या महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है तो यह किन से बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो यहाँ महासागर की प्रॉपर्टी है वो बनी है सिलिका एवं मैग्नीशियम से। आंसर बताइए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से कौन से खनिजों से बनी है? तो मैंने आपको बताया, यहाँ विथ इमेज मैंने आपको बताया कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन यदि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य रूप से कौन से खनिजों से बनी है, तो महासागर की प्रॉपर्टी दोस्तों सीमे से बनी है। सी यानी कि सिलिका एवं में से बनता है मैग्नीशियम। तो सिलिका एवं मैग्नीशियम से महासागर की प्रॉपर्टी बनी हुई है। सही आंसर ऑप्शन बी। और प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। यहाँ इमेज में देखिए कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्या यह मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है? इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह आंतरिक जो परत है इसे कहा जाता है क्रॉड। क्या? क्रॉड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो यह क्रॉड की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर तक की है और यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। क्या? यह आंतरिक क्रॉड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। निफे का मीनिंग होता है नी से बनता है निकल और फे से बनता है फेरस। और केंद्रीय क्रॉड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। क्या? यह केंद्रीय क्रॉड का जो तापमान एवं दाब है वो काफी उच्च होता है। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। नी से बनता है निकल, फे से बनता है फेरस और केंद्रीय क्रॉड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। आंसर बताइए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है? तो मेंटल दोस्तों 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत क्रॉड मुख्य रूप से कौन से खनिजों से बनी होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत क्रॉड मुख्यतः कौन से खनिजों से बनी होती है? आपने निफे याद रख लिया है ना। तो नी से बनता है निकल और फे से बनता है फेरस। फेरस यानी कि लोहा। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, निकल एवं लोहे से बना होता है आंतरिक क्रॉड। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह टाइटल से हमारे लिए यह टेक्स्ट बुक में कुछ नई जानकारी रखी गई है। तो क्या दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्या? विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर गहरी यह है खदान। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। क्या? इंजीनियर यह तेल की खोज के लिए तकरीबन 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संशोधनकर्ता नहीं पहुंच सकता और आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा तो आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच सकेंगे। लेकिन यहाँ पृथ्वी के केंद्र में टेम्परेचर इतना हाई है कि आपकी कोई भी चीज पिघल जाएगी। तो देखो, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना लगभग बिल्कुल असंभव है और आपको समुद्र की सतह पर
6000 किलोमीटर गहराई तक खोदने से आप के पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकेंगे। आंसर बताइए, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर गहराई है। और अभी तक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट कितने किलोमीटर गहराई तक जा चुके हैं? 6 किलोमीटर तक की गहराई तक जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं, यह टाइटल से एक और इंफॉर्मेशन रखी गई है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटे है। क्या हमारी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटे है? 84% मेंटल, क्या यह 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रॉड है। यह अंदर का 15% हिस्सा क्रॉड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या यहां से यहां तक, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि हमारी पृथ्वी के केंद्र से यह परपटी तक का अंतर, यह हमारी पृथ्वी की त्रिज्या हुई। तो यह पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। यानी कि हमारी पृथ्वी के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचना है तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो डबल करने से 2, 14, 1, 7, 12, यानी कि हमारी पृथ्वी के एक साइड से दूसरे हिस्से तक यहाँ छेद करना हो तो हमें 12,742 किलोमीटर यह लंबा है। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है 6371। ओके, तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटे है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रॉड है। तो यहाँ हमें स्पष्ट पता चल गया कि हमारी पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा मेंटल का है। और पृथ्वी की त्रिज्या याद रख लीजिए, 6371 किलोमीटर यह पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, आंसर बताइए, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा परपटे है? पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा, कितना? 1% हिस्सा ही परपटे है। यहां पर मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का केवल 1% हिस्सा ही परपटे है। कितना प्रतिशत? 1%। आगे शैल एवं खनिज की बात करें तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। हमारी पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। क्या यह शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है? आंसर बताइए, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस, अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री एवं कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक। तो याद रखना दोस्तों, शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। इंग्लिश में बोले तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। लेकिन आग्नेय शैल किसको कहते हैं? यदि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर यह पृथ्वी की परपटी के बाहर आने से पहले ही भीतर ठंडा हो जाता है तो यह अंतर्भेदी शैल कहलाती है। लेकिन यह द्रवित मैग्मा पृथ्वी की बाहरी सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो यह बहिर्भेदी शैल बनती है। आंसर बताइए, मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? तो यदि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। और क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले या लावा की कल्पना आप कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है
जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। तो एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा दक्कन पठार दोस्तों कौन से शैलों से बना है? तो हमें याद रख लेना है बेसाल्ट शैलों से। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। दोस्तों ग्रेनाइट यह अंतर्भेदी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने दो प्रकार के शैलों की बात की, एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरा अंतर्भेदी आग्नेय शैल। दोनों को एक बार फिर से समझ लो कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। आंसर बताइए, दक्कन पठार कौन से शैलों से बना है? तो दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। ले यानी कि मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। क्या? ले या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आपके घर में भी ग्रेनाइट के पत्थर हो सकते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या? शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। यहाँ अवसादी शैल किस तरह से बनती है वो हमें समझाया गया है कि शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, इमेज में आप देख सकते हैं। रेत के दानों से बना होता है यह बलुआ पत्थर। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म की हुबी यह शैल हो सकती है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। क्या दोस्तों? आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। और यहाँ इमेज आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यह कायांतरित शैल में यह दोनों तरह की जो शैल है वो परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। क्या? यह जो चूना का पत्थर है वो उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लो
कि लाल बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म की भी यह शैल हो सकती है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आंसर बताइए, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन से शैलों में परिवर्तित हो सकती है? बताइए आंसर। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन से शैलों में परिवर्तित हो सकती है? तो कायांतरित पर्वत शैल में परिवर्तित हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इग्नियस शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ अग्नि है तो इग्निस से उत्पन्न हुआ है इग्नियस। यह सेडिमेंट्री शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर तो सेडिमेंटम से शब्द बना है सेडिमेंट्री। और मेटामॉर्फिक शब्द कैसे बना? यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो दोस्तों यह मेटामॉर्फोस से बना है मेटामॉर्फिक। ओके, शब्दावली में जीवाश्म शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यहां से एक बार फिर से पढ़ लो। यह तो आंसर आपने दे दिया कि आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन से शैलों में परिवर्तित हो सकती है? कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। और यह तीनों शब्दों के अर्थ उत्पत्ति कैसे हुई? तो इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि तो इग्निस से बना है इग्नियस। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। और शब्दावली में जीवाश्म शब्दावली का अर्थ क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आगे बात करें तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों? यह जो कठोर शैल है उनका उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर दोस्तों, जैसे कि आपके ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर या तो यह खेलते भी होंगे। पत्थरों से खेलने वाले खेल है पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किट किट भी कहते हैं। और 5 पत्थर से खेली जाने वाली एक गेम है जिसका नाम है गिट्टी। आदि दोस्तों खेल पत्थर से खेले जाते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें जो दोस्तों पत्थर से खेले जाते हो। तो आप अपने दादा दादी, अपने माता पिता, पड़ोसियों से पूछे कि आप यदि मेरी उम्र के थे तब कौन कौन से खेल ऐसे थे जो यह पत्थर से खेलते थे। ओके, आंसर बताइए। कठोर शैलों का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो मैंने आपको बताया सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए कठोर शैलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आओ कुछ करके सीखे, यानी कि बच्चों को यहाँ एक्टिविटी दी गई है कि अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है। यानी कि बच्चों को इमारतों के चित्र एकत्र करने हैं, इकट्ठे करने हैं और यह इमारतें कौन से शैलों से बनी है वो आपको पता लगाना है। यहाँ दोस्तों 2 चित्र दिए गए हैं, एक है दिल्ली के लाल किले का और दूसरा है ताजमहल का। तो यह लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। मैंने यह ताजमहल भी देख लिया है और यह दिल्ली का लाल किला भी देख लिया है। लाल बलुआ पत्थर से बना है लाल किला और हमारा ताजमहल बना है सफेद संगमरमर पत्थर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्या दोस्तों? यह जो हमारी शैल होती है वो ताप एवं दाब के कारण एक शैल में से दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ यह चित्र को देखिए, शैल चक्र का यह चित्र है। मान लीजिए कि आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल
छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अवसाद बन जाती है। अवसाद पर यदि दाब एवं ताप आए तो अवसाद शेल कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती है और कायांतरित शेल या मैग्मा में भी परिवर्तित हो सकती है। तो यह पूरा शेल चक्र यहाँ हमें बताया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में से एक प्रकार के शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है क्या? जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है, ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरीय होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं और पूरा शेल चक्र कि यहाँ मैग्मा ठंडा होने के बाद आग्नेय शेल बनता है। आग्नेय शेल टुकड़ों में बिखरकर अवसाद बन जाते हैं और अवसाद दोस्तों ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पूरा शेल चक्र है। आंसर बताइए, आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में क्यों बदल जाते हैं? तो दोस्तों यह आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदलने का कारण है ताप एवं दाब। यह दोनों के कारण यह जो शेल है वो कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाती है। यह पूरा चित्र मैंने आपको समझा दिया है कि अधिक ताप एवं दाब के कारण यह जो कायांतरित शेल है वो पुनः द्रवित होकर मैग्मा बन जाती है और द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शेल का रूप धारण कर लेती है। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या? यह खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसा कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। यह तीनों का उपयोग ईंधन की तरह होता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि में भी खनिजों का इस्तेमाल होता है। आओ कुछ करके सीखे, यानी कि एक एक्टिविटी दी गई है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं ये पूरी लिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आप जो भी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपके जिले में कौन सी खनिज पाई जाती है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। ये एक्टिविटी दी गई है। और दोस्तों यहाँ हम दूसरा अध्याय खत्म करते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय का जो अभ्यास है वो हम कल वीडियो बनाकर आपके सामने रखेंगे। और तीसरा अध्याय भी हम शॉर्ट टर्म में शुरू करेंगे। ओके, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।